हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, यूपी पीटी, साथ ही साथ आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। तो पूरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? ऑप्शन आपके सामने पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी गैलियम या फिर ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गैलियम। दोस्तों, जो गैलियम धातु है इसका गलनांक बहुत कम होता है, यानी कि बहुत कम तापमान पर ये पिघल जाता है। और हमारे बॉडी का कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, जैसे हमारी हथेली है इस पे भी कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, और जैसे ही इस गैलियम धातु को हमारी हथेली पर रखा जाता है तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पर आने पर ही ये पिघल जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कैसा है? ऑप्शन आपके सामने अपकेंद्रण, ऑप्शन बी अपोहन, ऑप्शन सी उत्क्रम परासरण या फिर ऑप्शन डी विसरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रण। दोस्तों, वॉशिंग मशीन ये भी अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार से जो मक्खन को मथा जाता है इसमें भी अपकेंद्रण बल ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने माइक्रोफोन, ऑप्शन बी लाउड स्पीकर, ऑप्शन सी सौर सेल या फिर ऑप्शन डी ग्रामोफोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोफोन। दोस्तों, याद रखिए कि माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, और इसी का उल्टा लाउड स्पीकर में होता है। इसमें विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसे सामान्यतः जलपरी वृक्ष कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है राइजोपस, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी धूलाधिक या फिर ऑप्शन डी स्पाइरोगाइरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पाइरोगाइरा। दोस्तों, स्पाइरोगाइरा जो होता है ये बहुत चमकीला होता है, और इसके जो चमकीले रंग के कारण इसे जलपरी वृक्ष के नाम से या फिर कह सकते हैं कि इसे सिल्क पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने अदरक के प्रकंद से, ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी आलू के कंद से या फिर ऑप्शन डी नीम की छाल से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से। दोस्तों, जो इंसुलिन धातु है ये हमारी बॉडी में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, और ये हमारे बॉडी में जो अग्नाशय ग्रंथि है इससे निकलने वाला एक हार्मोन है, और इसको अगर प्राकृतिक रूप से किसी पौधे से प्राप्त किया जा सकता है वो डहेलिया है, तो डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन धातु को प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने बैकुरल, ऑप्शन बी रोंटगेन, ऑप्शन सी मैडम क्यूरी या फिर ऑप्शन डी बार्नलू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोंटगेन। दोस्तों, याद रखिएगा कि एक्स किरणों की खोज रोंटगेन के द्वारा की गई थी और गामा किरणों की खोज बैकुरल के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पूर्ववर्ती नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने अंकटैड, ऑप्शन बी गेट, ऑप्शन सी यूनिटो या फिर ऑप्शन डी ओएससीडी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेट। दोस्तों, याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसका जो पूर्व में नाम था वो गेट था। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों से होता है? ऑप्शन आपके सामने है ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी मैक्स प्लाक, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस या फिर ऑप्शन डी सी बी रमन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस। दोस्तों, याद रखिएगा कि रोनाल्ड रॉस ने ही मलेरिया रोग के बारे में पता किया था, और याद रखिएगा कि मलेरिया रोग जो है वो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है, और वैसे अगर कहा जाए तो ये जो फैलता है ये प्रोटोजुआ से फैलता है। इसी प्रकार से जो डेंगू रोग है ये मादा एडीज मच्छर के वाहक होने के कारण फैलता है, और याद रखिए कि जो डेंगू रोग है इसका वाहक मच्छर होने के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए कि डेंगू किससे फैलता है तो याद रखिएगा ये वायरस से फैलता है। अगला क्वेश्चन, अवस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? ऑप्शन आपके सामने है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से कम या फिर ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज से अधिक।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 हर्ट्ज से कम। तो इसे याद रखिएगा कि अवस्रव तरंगे जो होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसी प्रकार से जो श्रव्य तरंगे होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है और जो पराश्रव्य तरंगे होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों एक जैसे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अगला क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन आपके सामने मेघना, ऑप्शन बी सांगपो, ऑप्शन सी पद्मा या फिर ऑप्शन डी जमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेघना। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। और ये दोनों नदियाँ यानी कि पद्मा नदी और जमुना नदी जब आपस में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन आपके सामने हर्षवर्धन, ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम या फिर ऑप्शन डी अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा कि फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। और इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि ह्वेन-सांग किसके शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा कि जो ह्वेन-सांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो हा से ह्वेन-सांग है और हा से हर्षवर्धन है, यानी कि इसको याद रखना बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे थे? ऑप्शन आपके सामने 1916, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1915 या फिर ऑप्शन डी 1917। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1915। तो इससे याद रखिए कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 21 साल बाद साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। उसके बाद 1916 में गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, तो 1916 में की थी। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन या फिर ऑप्शन डी सर सिरिल रेडक्लिफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सर सिरिल रेडक्लिफ। दोस्तों यहाँ पर आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले तो भारत पाकिस्तान का सीमांकन किसने किया था, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान का जो कह सकते हैं जो विभाजन हुआ था वो किस योजना के तहत हुआ था, तो याद रखिएगा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने टांगानिका, ऑप्शन बी चाड, ऑप्शन सी विक्टोरिया या फिर ऑप्शन डी सुपीरियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्टोरिया। दोस्तों विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने टेम्स, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी राइन या फिर ऑप्शन डी नाइजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइजर। तो इसे याद रखिए कि नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है और ये ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, ये पतला होता जा रहा है। और इसके पतले होने का या फिर इसके नष्ट होने का जो मेन कारण है वो कह सकते हैं कि ओजोन चरण की कुछ गैसेज होती हैं जो इनको क्षरित करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि इनको हानि पहुंचाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख गैस जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे CFC के नाम से भी जाना जाता है और इसको फ्रियॉन के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे नंबर पर ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी चीन या फिर ऑप्शन डी भारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल। तो इसे याद रखिएगा कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि सागर माथा कहा जाता है। और इसी प्रकार से माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में
चोमोलुंगमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन आपके सामने माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन बी साइमन आयोग का प्रस्ताव या फिर ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। दोस्तों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का जो गठन हुआ है उसका गठन किसके तहत हुआ है, तो याद रखिए कि संविधान सभा के कारण हुआ है। और संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो विशेष उद्देश्य से किया गया था, यानी कि संविधान के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था। और संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, या फिर कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। अगर हम सिंपल तरीके से कहें तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन आपके सामने है सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन बी याचिका समिति, ऑप्शन सी लोक लेखा समिति या फिर ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राक्कलन समिति। तो याद रखें कि लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, और जो प्राक्कलन समिति है ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अगला क्वेश्चन, संविधान के 21 संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। ऑप्शन आपके सामने 60वां, ऑप्शन बी 64वां, ऑप्शन सी 61वां या फिर ऑप्शन डी 63वां। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां। तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर बात करें तो मतदाता जो होते हैं उनकी मतदाता की आयु जो वोट डालने की थी वो 1989 से पहले कह सकते हैं कि जो न्यूनतम आयु थी वो 21 वर्ष से नहीं थी बल्कि 18 वर्ष थी। लेकिन अगर हम बात करें 1989 में जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत मतदाता की आयु जो है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? ऑप्शन आपके सामने हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन या फिर ऑप्शन डी प्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिपेरिन। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब भी आपकी बॉडी में कभी भी कट लग जाए या फिर कह सकते हैं कि कहीं से खून निकलना स्टार्ट हो तो थोड़ी देर में वहाँ का खून जम जाता है। रियल में कारण ये है कि हमारे बॉडी में जो रक्त है रक्त में हिपेरिन की उपस्थिति है, और हिपेरिन क्या करता है जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है ये खून को जमा देता है और वहाँ से खून बहना बंद हो जाता है। यानी कि सिंपल तरीके से अगर कहे तो रक्त में हिपेरिन जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके रक्त को जमा देता है। हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त है उसका संपर्क डायरेक्ट ऑक्सीजन से, वायुमंडल की ऑक्सीजन से नहीं है। इस कारण से हमारे बॉडी के अंदर का खून नहीं जमता है। लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी के किसी भाग में कट लग जाता है और वहाँ से खून निकलता है तो वहाँ का खून ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है और वहाँ का खून जम जाता है और वहाँ से खून का बहना बंद हो जाता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने मरी डार्लिंग, ऑप्शन बी मिचेल, ऑप्शन सी मर्चिसन या फिर ऑप्शन डी गिलबर्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज करना चाहते हैं, अगर आप लाइव टेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर टेस्ट को लाइव आप दे सकते हैं। डेली वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है जहाँ पर आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।